The series of video lectures on analysis and design of algorithm. Today in this video lecture we are discussing the recursive algorithms. In previous video lecture we have discussed non-recursive algorithms. First of all, we should know what is recursion. Whenever any function is defined in terms of itself, that function is known as the recursive function. We should learn this using a simple example. Let us take an example of calculation of factorial. Now what is the factorial for any number? Let's say 5. It can be expanded as 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now रिकर्सिव डेफिनेशन समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका, एक एग्जांपल लीजिए, उसे एक्सपांड करिए और फिर एक और एग्जांपल लीजिए and try to expand this again, that is 1 into 2 into 3 into 4, and then substitute this definition in the previous definition. ये तरीका है रिकर्सिव डेफिनेशन तैयार करने का, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए मेनली. वन इज इट्स रिकर्सिव डेफिनेशन एंड अनदर इज इट्स टर्मिनेशन कंडीशन. अभी जब कभी आपको रिकर्सिव डेफिनेशन बनानी हो तो उस केस में टेक टू एग्जांपल्स ऑफ सेम पैटर्न एंड ट्राई टू सब्स्टिट्यूट वन पैटर्न इनटू द अनदर. यहां पर वही किया हमने, 5 का फैक्टोरियल एक्सपेंशन लिखा, 4 का फैक्टोरियल एक्सपेंशन लिखा. नाउ we can substitute this. Now again 5 factorial किस तरीके से लिखा जा सकेगा? फिर मैं इस 5 को यहां लिख देता हूं. Let is 5 into 4 factorial. So this is 4 factorial, this is 4 factorial, and this remaining 5 is this one. Now इसे मैं जनरल लैंग्वेज में फिर ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ n माइनस 1, where f is the function. Here in this case it is to calculate the factorial of a given number. F for factorial here, or f may be any function. This is the recursive definition for calculation of the factorial. Now, if this is the recursive definition, try to calculate the factorial of 5 using this definition. Let us start. First call will be f of 5. Expand it. That is equal to 5 into f of 4. Now, यदि f of 4 की वैल्यू मुझे नोन होती तो मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके f of 5 की वैल्यू पा सकता हूँ, लेकिन अभी this is again in the form of function, so this will be expanded like that. So f of 4 को expand करते हैं. What is that? f of now n is 4. So substitute this definition, expand it, that is 4 into f of 3. फिर से यदि मुझे f of 3 की वैल्यू नोन होती तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेता, बट इट इज नॉट नोन. दिस इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. अगेन एक्सपांड इट. So f of n, where n is equal to 3, what will be the expansion? That is n into f of n minus 1. So n is 3 and f of n minus 1, that is 2, and so on. मैं इसे और एक्सपांड करता हूं, दैट इज 2 इंटू एफ ऑफ 1. अब यदि मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो दिस इज एफ ऑफ 1, एंड फॉर 1 और n इज इक्वल टू 1 द फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1 इटसेल्फ. 0 के लिए भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो मैं अभी चाहूं तो इसे एक बार और एक्सपांड कर सकता हूं, दैट इज 1 इंटू एफ ऑफ 0 like that. और अब यदि मैं इसे आगे एक्सपांड करना चाहूं तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज डिफाइंड एज 1. नो नीड टू एक्सपांड इट अगेन. दिस इज द टर्मिनेशन कंडीशन वेयर n इज इक्वल टू 0. When n is equal to 0,
f of n is equal to 0 will be 1. So यहां पर मैं आगे का एक्सपेंशन रोक दूंगा और अब क्या होगा वो देखिए. नाउ f of 0 is 1. फंक्शन की बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जब फंक्शन कॉल होता है तो प्रोग्राम पॉइंटर कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर होगा और कॉल्ड फंक्शन से एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम पॉइंटर अगेन कॉलिंग फंक्शन पर रिटर्न होगा. तो यहां से आगे फर्दर एक्सपेंशन की बजाय रिटर्निंग शुरू हो जाएगा बिकॉज दिस इज नाउ डिफाइंड वन. सो अब हम f of 0 का एक्सपेंशन करने गए लेकिन उसकी वैल्यू 1 थी तो यहां से वैल्यू रिटर्न होगी. सो f of 0 वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी 1. सो हियर I will substitute 1. So यहां पर this value will become 1. Now 1 into 1, यहां से हम आए थे तो यहीं वापस जाएंगे. 1 into 1, the value returned will be 1. Now 2 into 1, that is 2. Value returned will be 2. That is f of 2 is equal to 2. Then 3 into 6, that is 6. This will be returned. जहां से हम आए थे तो value 6 will be returned. Then 4 into 6, that is 24. The value 24 will be returned. That is the value of f of 4. F of 4 is 24. Then 5 into 24, finally 120 will be returned, which is the value of factorial 5. This is how recursive function expansion is there. फंक्शन की रिकर्सिव डेफिनेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, एक्सपांड करते जाएंगे. कहीं ना कहीं ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहां पर ये रिकर्सिव एक्सपांशन रोक दिया जाएगा एंड दैट इज नोन एज द टर्मिनेशन कंडीशन, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम में आप दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. वन इज इट्स रिकर्सिव डेफिनेशन एंड अनदर इज इट्स टर्मिनेशन कंडीशन. सो नाउ we can define this as कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. that is f of n is equal to that is 1 for n is equal to 0 or 1. Else otherwise this will be n into f of n minus 1 for all n greater than 1. This is the complete mathematical definition of factorial. जैसे कि यहाँ समझ में भी आ रहा है n की वैल्यू 0 हो या इसके पहले भी हमने कहा था कि फैक्टोरियल ऑफ 1 भी 1 होता है, तो n की वैल्यू 0 हो या 1 हो fn क्या होगा 1. that is factorial of n will be 1. In all other cases the factorial definition will be n into fn minus 1 for all n greater than equal to greater than 0. Now यहां पर ये देखा जाए कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो नॉर्मल लॉजिक होता है उसमें कहीं ना कहीं लूप अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर हमने कहीं लूप अप्लाई नहीं किया है. दिस इज सिंपली इफ एल्स. दिस इज सिंपली इफ एल्स, देयर इज नो लूप. तो यहां पर बिना लूप का कहीं ना कहीं लूप का एसेंस आता है. वो कैसे आ रहा है वो हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे ये इंटरनली लूप एग्जीक्यूट होता है. मैं इसे यहां पर एग्जीक्यूट करके देखता हूं. लेट्स से f ऑफ 5 की मैं बात करूं तो f ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट हो रहा है. सो f ऑफ 5 इज दैट इज 5 इंटू f ऑफ 4. f ऑफ 4 की वैल्यू फिर एक्सपांड होगी. जब ये एक्सपेंशन होता जाता है कहीं ना कहीं जब टर्मिनेट होते हैं तो जो रिटर्न स्पेस कंडीशन आपके पास आती है, इस स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली आपको स्टैक की जरूरत पड़ेगी. बगैर स्टैक के रिकर्सिव फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते. यूज क्या है स्टैक का तो वो भी ध्यान से देखिए. स्टैक इज बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट. कॉलिंग करते समय जब, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर हम लोग जाते हैं, तो जैसे ही कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर आए, लेकिन ये खुद अपने आप में क्या है एक कॉलिंग फंक्शन, तो यहां से फिर आप इसके एक्सपांशन के लिए जाएंगे, फिर एक्सपांशन के लिए जाएंगे, फिर अगले एक्सपांशन के लिए जाएंगे, लेकिन आपको उसे रिटर्न भी करवाना होगा.
तो हम यहां पर इस तरीके से आगे की तरफ जा रहे थे और यहां से हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। नाउ सबसे लास्ट कॉलिंग जो हुई थी दैट इज लास्ट इन, और यहीं से फर्स्ट आउट हुआ था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसीलिए रिकर्शन में एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो स्टैक यूज होता है। और स्टैक में जब रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो उनके फंक्शन कॉल के एड्रेस स्टोर किए जाते हैं ताकि रिटर्निंग के समय उन्हीं फंक्शन के एड्रेसेस पर आपको वापस लौटाया जा सके। So that is the significance of stack in recursion. Without stack we cannot think about the execution of recursion. Now मैं अब यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ, एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना लूप केस में लूप चल रहा है, जो कि मैं वहां बताने वाला था। खैर उससे पहले now writing the recursive function or algorithm is very much simpler. This is the mathematical definition, just specify that. So starting with first I must write that is algorithm, that is R factorial. R stands for recursion and here n is the number whose factorial is to be calculated. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं n is the number whose factorial is to be calculated. Okay. Now just simply specify if else. So what is that? So I'll apply an if n is equal to 0 or n is equal to 1, we have to return 1, that is fixed, that is this part. If n is equal to 0 or 1, return 1. Else, that is the else part. In else part just write return and call that function again, that is first of all return n into, so here just mention n into, then call to that function, that is call to that same function which is R factorial for the value n minus 1. So simple to write the recursive functions, just if else, जो कि हमें recursive definition से मिल सकता है. So this is the algorithm for recursive factorial calculation. Now यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ कहीं लूप नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लूप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि बिना लूप के लूप कैसे चलता है. Let's say for example n is equal to 5. Then first of all it will check n is equal to 0 or n is equal to 1. The condition is not true. आप यहाँ आएंगे and this will call return n into f r factorial of n minus 1. So I just mentioned that the calling, यहाँ से आप यहाँ आए, this function is called n is equal to 5 के लिए, तो यहाँ क्या हुआ 5 into that is r factorial and it is 4. Now यहाँ से this function will called again, the same function will be called again. We can see that it is forming a closed path. Now for that n will become now 4. So n के लिए 4, n is equal to 0, n is equal to 1, the condition is fail. यहाँ आएंगे and it will call that is 4 into r factorial of let's say 3. तो यहाँ से ये फंक्शन फिर कॉल होगा, that is for n is equal to 3. n is equal to 3 इस तरीके से, like that. So it is just forming a closed path. This is how the recursive function executes. Now the second example जो कि हमने नॉन रिकर्सिव के केस में लिया था, that is sum of all the array elements, उसे कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं. Okay. Let us take the example where we have an array
containing n number of elements. तो जैसे कि मैंने कहा, किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को बनाने के लिए पहले आप एक एग्जांपल ले लीजिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी नेम द algo as some array and we'll call this as an. What this will perform? This will perform sum of all the array elements stored in the array and the number of elements are n. इसे मैं ऐसे लिखता हूँ. Let's say this is an array. Let's say 5 elements are there. That is 1, 2, 3, 4 and 5. So n is equal to 5. Now, इसे दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पर इस पूरे एरे का समेशन यदि मैं करना चाहूं, that is 10, 20, 30, 40 and 50. So what will be the sum? That is equal to 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. This is in short, यदि मैं लिखूं सम एरे को एस ए and this is a comma 5 in short form, sum array as a comma 5 is equal to this one. अब यदि मैं इसी एल्गो को 4 एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट करना चाहूं फॉर 4 एलिमेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि मैंने पहले कहा था, टेक 2 सैंपल्स. तो यहां पर हमने a इज इक्वल टू 5 मतलब n इज इक्वल टू 5 के लिए एक सैंपल लिखा है, और यहां पर 4 n इज इक्वल टू 4 के लिए एक सैंपल लिखा हुआ है. n की बात कर रहा हूं. तो यहां पर ये समेशन कैसे हो सकता है? दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 लाइक दैट. नाउ ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस डेफिनेशन ओवर हियर. सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वन. तो सम एरे दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस a comma 5 is equal to, now this is substituted as SA of, that is SA of a comma 4, and the remaining 50 that can be obtained of a of 5, that is the fifth index value 50. अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम फंक्शन दिख रहा है आपको, दोनों साइड्स पर सेम फंक्शन दिख रहा है. सो आई विल नाउ write in the same syntax with the name as same, that is sum array a comma 5 is equal to sum array a comma 4 plus a of 5. In general sense, this can be written as sum array of a comma n is equal to sum array a comma n minus 1 plus what is that? A of n. This is the recursive definition to calculate the sum of all the array elements using recursion. Now, एक चीज तो हमें मिल गई, that is the recursive definition. दूसरी चीज आपको किसकी जरूरत है? termination condition. Now, what if n is equal to 0? यदि number of elements 0 है, तो what will be the sum of array? So the sum of array will be written as sum array will be 0. यदि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो सम ऑफ एरे क्या होगा? 0. सो दैट इज द टर्मिनेशन कंडीशन. सो बोथ थिंग्स आर अवेलेबल टू अस. तो यहां पर मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं. व्हाट इज दैट? दैट इज सम एरे a comma n is equal to, what is that? The sum of array will be 0 for n is equal to 0. ये यहां पर लिखा है टर्मिनेशन कंडीशन. और जो रिकर्सिव डेफिनेशन ये है, इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, इसे पहले लिख देता हूं. आप ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको पहले लिख रहा हूं. दैट इज a of n प्लस
call the same function, that is sum array for a comma n minus 1 number of elements. So this is again if else. So try to convert this. So algorithm, what is the name of that algorithm? That is sum array a comma n. Now mention the comment where a is an array having n elements. Now write this if condition. So if n is equal to 0, उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है? Then return 0. In that case the sum of array will be 0. Else otherwise, जो यहाँ पर दूसरी definition लिखी है, that is return a of n plus call the same function or algo of procedure, that is name of procedure is or algorithm is num array for the same array but for n minus 1 number of elements. So this is the recursive function or algorithm to calculate sum of all the array elements. Okay, I think we have gone through the recursive algorithms. Please do like, share, comment and subscribe my video channel. Don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you very much.